नमस्कार दोस्तों। जीएस वनडे एग्ज़ाम की भारतीय इतिहास की आज 23वीं हमारी क्लास है और आज का जो विषय है वो मौर्य काल है। मौर्य काल पार्ट 2 के बारे में हम लोग बात करेंगे और इसमें जो आज का टॉपिक होगा वो बिंदुसार और अशोक के शासनकाल के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, यदि आप यूपीपी, यूपीएसआई या एसएससी, सीजीएल या एसएससी, एमटीएस या जीडी की तैयारी कर रहे हैं या आप एनडीए, सीडीएस या रेलवे ग्रुप बी, सी, डी में से किसी की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे साथ जीएस तैयारी कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं आज के टॉपिक। सबसे पहले हम लोग बिंदुसार के बारे में बात करेंगे, फिर अशोक के बारे में बात करेंगे। पिछली क्लास में हमने मौर्य काल के उद्भव के बारे में बात किया था और आज हम लोग बात करेंगे बिंदुसार और अशोक के शासनकाल। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे बिंदुसार के शासनकाल के बारे में। आप सबको पता है कि चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम समय पर जैन धर्म ग्रहण कर लिया और जैन गुरु भद्रबाहु के साथ वो दक्षिण भारत चले गए और वहीं पर मैसूर की पहाड़ी पर, जिसे हम श्रवण बेलगोला की पहाड़ी कहते हैं, और वहीं पर तपस्या करते हुए संलेखना विधि द्वारा प्राण त्याग दिया। और जब बिंदुसार को अपना राजपाट सौंपा, कहा बेटा अब तुम इसको संभालिए। तो आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे बिंदुसार के शासनकाल के बारे में। ये कहा जाता है, पुराणों से जानकारी मिलती है कि बिंदुसार ने लगभग 25 वर्षों तक शासन किया। पीछे हमने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताया था कि इसने लगभग 24 वर्षों तक शासन किया, लेकिन बिंदुसार ने कितने 25 वर्षों तक शासन किया। पुराणों में ही बिंदुसार को अन्य कई नामों से जाना जाता है। जैसे एक नाम मिलता है भद्रसार और दूसरा नाम है वारिसार। लेकिन जो इंटरेस्टिंग कहानी मिलती है वो मिलती है हेमचंद्र की परशिष्ट पर्वन में। हेमचंद्र ने परशिष्ट पर्वन में बिंदुसार के नाम की कहानी बताया है कि आखिर बिंदुसार का नाम बिंदुसार क्यों पड़ा। और इस कहानी में ये बताया गया है कि जब चंद्रगुप्त मगध का सम्राट था, उस समय चंद्रगुप्त का जो पुरोहित था वो कौटिल्य था, या इसी का नाम चाणक्य भी मिलता है, इसी का नाम विष्णुगुप्त भी मिलता है। तो चाणक्य चंद्रगुप्त की सुरक्षा को लेकर बहुत चिंतित था। हालांकि कौटिल्य ने चंद्रगुप्त की सुरक्षा के पूरे प्रबंध किए थे, लेकिन उसे इस बात का डर था कि कहीं कोई चंद्रगुप्त मौर्य के भोजन में जहर ना मिला दे। इसलिए कौटिल्य यानी चाणक्य चंद्रगुप्त का भोजन स्वयं चेक करता था और चेक करते समय वो क्या करता था, उस भोजन में थोड़ा सा जहर मिला देता था। तो थोड़ा सा जहर का प्रभाव जाहिर सी बात है बहुत कम होगा, लेकिन वो जैसे जैसे समय बीतता गया वो जहर का डोज बढ़ाता गया। और एक समय ऐसा आया कि चंद्रगुप्त जहर खाने के आदी हो गए। एक दिन ऐसा हुआ कि चंद्रगुप्त ने भोजन किया और भोजन करने के बाद उस थोड़ा बहुत खाना जो बचा उसको छोड़ दिया। जैसा आपके अपने समाज में होता है कि पत्नी पति का जूठा खा लेती है, तो चंद्रगुप्त की पत्नी उस भोजन को ग्रहण कर लिया। जाहिर सी बात है एक ऐसा भोजन था जिसमें जहर बहुत अधिक था। उसको चंद्रगुप्त की पत्नी ने ग्रहण कर लिया यानी खा लिया। और इस समय बिंदुसार अपनी मां के गर्भ में पल रहा था और जब उसने भोजन ग्रहण कर लिया तो जाहिर सी बात है जी मचलाना, उल्टियां होना शुरू हो गई। राजमहल में हंगामा मच गया कि आखिर क्या हुआ। बात चाणक्य तक पहुंची और चाणक्य को जब ये बात पता चली, कहा अरे ये तो बहुत अनर्थ हो गया है। तो ऐसे में बिंदुसार को बचाने का, चूंकि राजकुमार था, उसे बचाना बहुत जरूरी था। तो बिंदुसार को बचाने के लिए पहली बार हिंदुस्तान में पहली बार अगर सिजेरियन तकनीक से कोई बच्चा पैदा हुआ था तो वो बिंदुसार थे। यानी मां के गर्भ को फाड़कर बिंदुसार को निकाला गया था। जहर इतना प्रभावशाली हो चुका था कि बिंदुसार के चेहरे पर ऐसे काले काले स्पॉट पड़ गए थे, यानी बिंदु पड़ गए थे। इसीलिए ये कहानी कहाँ पे मिलती है, इसीलिए चंद्रगुप्त बिंदुसार का नाम क्या पड़ा, बिंदुसार। और ये कहानी कहाँ पर मिलती है, परशिष्ट
पर्वन, ये किसकी रचना है? हेमचंद्र की। बिंदुसार के समय उसका पुत्र अशोक होता है जब वो गद्दी पर बैठता है, और अशोक जो है उज्जैनी का गवर्नर होता है। उज्जैनी आप जानते हैं, उज्जैनी, या इसी को अवंती भी कहा जाता है। ये कहीं कहीं पर लिख के आ जाता है कि मालवा का गवर्नर था। तो प्रश्न इस तरीके से पूछ लिया जाता है कि बिंदुसार के समय अशोक कहाँ का गवर्नर था? तो वो था उज्जैनी कह सकते हैं, या अवंती कह सकते हैं, या मालवा कह सकते हैं। अब मालवा के बारे में आप जानिएगा कि मालवा कौन सा क्षेत्र है। दरअसल में ये आपने दक्षिण भारत देखा होगा, और यहाँ पर ये गुजरात है। तो गुजरात में एक पहाड़ी है जिसका नाम है ये अरावली पर्वतमाला है, अरावली पर्वतमाला है, ठीक है। और यहाँ पर विंध्य पर्वतमाला है, और इधर यमुना नदी है। तो इस बीच के भाग को क्या कहा गया है? मालवा का पठार। क्या कहा गया है? मालवा का पठार। और इसी क्षेत्र में उज्जैनी था, उज्जैनी, या इसी को अवंती कह सकते हैं, या इसी को हम मालवा कह सकते हैं। हालांकि अगर विदिशा भी नाम आ जाए तो आप विदिशा भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो अशोक कहां पर? उज्जैनी का गवर्नर था। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में 2 बार विद्रोह हुआ। पूछा जाता है कि किस मौर्य शासक के समय तक्षशिला में 2 बार विद्रोह हुआ? तो बिंदुसार के समय तक्षशिला में 2 बार विद्रोह हुआ। और जब पहली बार विद्रोह हुआ तो उस समय तक्षशिला का गवर्नर बिंदुसार का जो सबसे बड़ा बेटा सुसीम था, वो वहाँ का गवर्नर था। लेकिन उस विद्रोह को संभाल नहीं पाया, तो अशोक को कहाँ से? अवंती से कहाँ भेजा गया? तक्षशिला। चूंकि अशोक के बारे में यह कहा जाता है कि बहुत क्रूर भी था, तो वहाँ की जनता डरती भी थी। और जब ये यहाँ पर अवंती से तक्षशिला पहुंचा तो अवंती की जनता ने अशोक से कहा, एक कुमार यानी एक गवर्नर, हमारा विद्रोह ना तो आपसे है ना राजा बिंदुसार से है, बल्कि दुष्ट अमात्य या अधिकारी हैं, वो हमारा अत्यधिक शोषण करते हैं। तो अशोक ने इस विद्रोह को शांतिपूर्वक दबा दिया, मतलब कोई रक्तपात नहीं किया, पूरी तरीके से व्यवस्थित कर दिया। और जाहिर सी बात है, जब अशोक ने तक्षशिला के विद्रोह को दबाया तो पूरे राजपाट में कह रहे भाई कितना बेहतरीन काम किया, अशोक की अपनी वाहवाही होने लगी। उसके बाद कहा जाता है कि दूसरी बार भी विद्रोह हुआ, और जब दूसरी बार विद्रोह हुआ तो उसका जो सबसे बड़ा पुत्र होता है सुसीम, उसी ने विद्रोह को दबा दिया, ठीक है ना। जब दोबारा विद्रोह हुआ तो इस विद्रोह के बारे में कहा जाता है कि यह जनता का विद्रोह नहीं था, जबकि तक्षशिला के जो गवर्नर का जो राज दरबार था उसके अधिकारियों का था सुसीम, ठीक है ना। तो दूसरी बार जब विद्रोह हुआ तो यह दरबार के षड्यंत्र का परिणाम था। आगे हम लोग बात करते हैं। बिंदुसार के शासनकाल में सीरिया का शासक एंटियोकस था, और इसने अपना राजदूत डाइमेकस को कहां पर? मगध भेजा था। कहां भेजा था? मगध भेजा था। इससे पहले कौन राजदूत के रूप में आया था मगध में? मेगस्थनीज। और मेगस्थनीज के बाद दूसरा कौन आया? डाइमेकस, यानी ये दूसरा राजदूत था, पहला मेगस्थनीज था। तो मेगस्थनीज कब आया? ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय आया। और डाइमेकस कब आया? ये बिंदुसार के शासनकाल में आया, ठीक है। तो जब ये राजदूत आया तो बिंदुसार ने
एंटियोकस से या एंटियोकस से 3 चीजें मांगी थी। कौन कौन सी? एक तो अंजीर, दूसरा दार्शनिक, तीसरा मदिरा। यानी इन चीजों की मांग की गई थी सीरिया के शासक एंटियोकस से, ठीक है ना। और किसने मांग किया था? बिंदुसार ने। लेकिन एंटियोकस ये जवाब देता है कि अंजीर और मदिरा वो भिजवा देता है, लेकिन दार्शनिक के बारे में कहता है, दार्शनिक के बारे में कहता है कि हमारे यहां दार्शनिकों को भेजने की परंपरा नहीं है। तो इस कारण जो है दार्शनिक को नहीं भेजता है, लेकिन अंजीर और मदिरा ये भेज देता है। उसके बाद अगर बिंदुसार ने किस धर्म को प्रश्रय दिया, तो बिंदुसार ने अजीवक संप्रदाय को प्रश्रय दिया। कहा जाता है कि बिंदुसार अजीवक संप्रदाय का अनुयायी था, ठीक है। दिव्यावदान में अजीवक आचार्य पिंगल वत्स से बिंदुसार के बीच चर्चा का वर्णन मिलता है। तो यह माना जाता है कि बिंदुसार अजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। तो 2-3 क्वेश्चन यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण बनते हैं, पूछे जाते हैं। अब हम लोग बात करते हैं अशोक के प्रारंभिक जीवन के बारे में। बिंदुसार के समय अशोक अवंती अथवा उज्जैनी का गवर्नर था। और जब बिंदुसार की मृत्यु हो जाती है कब? 273 ईसा पूर्व में, तो अशोक गद्दी पर बैठता है। लेकिन उसका राज्याभिषेक 4 वर्ष बाद होता है। तो आखिर 4 वर्ष बाद कब? 269 ईसा पूर्व में। तो आखिर ये 4 वर्ष हुआ क्या? जाहिर सी बात है उत्तराधिकार का युद्ध हुआ होगा, ठीक है ना। अब ये कहा जाता है सिंघल अनुश्रुतियां, यानी श्रीलंका के जो धार्मिक ग्रंथ हैं, बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, उनसे ये पता चलता है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करके गद्दी पर बैठा, ठीक है ना। हालांकि बहुत सत्य प्रतीत नहीं होता है। जिन ग्रंथों में 99 भाइयों की हत्या करने का उसको जिम्मेदार ठहराया जाता है, उसमें बातें बहुत अधिक कपोल कथित लिखी हुई हैं, बहुत अधिक कपोल कथित लिखी हुई है, ठीक है ना। ये तो फिर क्या है? क्योंकि 5वें अभिलेख में अशोक के जीवित भाइयों की उल्लेख है, लेकिन ऐसे तो राजगद्दी मिल नहीं जाएगी। तो निश्चित रूप में कुछ लोगों की हत्या जरूर हुई होगी। तिब्बती एक इतिहासकार हैं तारानाथ। तारानाथ ने कहा कि उसने केवल 6 भाइयों की हत्या की, ठीक है ना। कितने? 6 भाइयों की हत्या की। चांद अशोक, हाँ, उसकी उपाधि पहले क्या थी? चांद अशोक थी। और बाद में यह कहा गया कि जब वो बौद्ध धर्म के प्रभाव में आया तो वो क्या हो गया? महान हो गया। तो कहीं ऐसा तो नहीं? बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ हैं, दुनिया में सबसे बेहतर अपने आप को साबित करने के लिए उन्होंने पहले अशोक को चांद बनाया और फिर क्या बना दिया? ग्रेट बना दिया। तो ये काबिलियत किसके अंदर थी? बौद्ध ग्रंथों के अंदर। तो इन बौद्ध ग्रंथों को समीक्षा करने की जरूरत है। 273 से 236 ईसा पूर्व तक लगभग इसने, यानी अशोक ने लगभग 37 वर्षों तक शासन किया। अब ध्यान दीजिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने 24 वर्षों तक, बिंदुसार ने 25 वर्षों तक, अशोक ने 37 वर्षों तक शासन किया। अशोक का एक उपाधि है बुद्ध शाक्य। पूछा जाता है कि बुद्ध शाक्य किसकी उपाधि है? तो ये बुद्ध शाक्य मास्की ने मिलता है कि अशोक की उपाधि थी। मगधराज भी मिलता है, और ये राजस्थान का भब्रू अभिलेख है। पूछ लिया जाता है ये कहाँ पर है? तो ये राजस्थान में है। और राजस्थान के भब्रू बैराट में अशोक का जो नाम मिलता है
वो मगधराज कह के संबोधित किया जाता है। अर्थात मगधराज यानी मगध का शासक की उपाधि किसमें मिलती है? भब्रू लेख में। अशोक के 4 लघु शिलालेखों में नाम मिलता है, और ये लघु शिलालेख कौन थे? मास्की, गुर्जरा, नेत्तूर, उड़िनगोलन। तो इन चारों से अशोक का नाम क्या है? मिलता है। लेकिन सबसे पहले किस में मिलता है? तो वो मिलता है मास्की में। ठीक है ना। मास्की लेख में देवानामप्री अशोक लिखा हुआ है। क्या नाम मिला है? देवानामप्री अशोक। गुर्जरा में भी देवानामप्री अशोक राजा उत्कीर्ण है। दीपवंश और महावंश, ठीक है ना, ये बौद्ध धर्म के संबंधित ग्रंथ है, दीपवंश और महावंश। इसमें देवानामप्री एवं प्रियदर्शी नाम उल्लेख मिलता है। जबकि महाभारत में अशोक को महाशूर, वीर और अपराजित कहा गया है। तो यानी महाभारत के कुछ अंश मौर्यों के बाद में लिखे गए हैं। ठीक है ना। इतना तो निश्चित है कि उसमें महाशूर, वीर और अपराजित अशोक के लिए कहा गया है। अशोक को उज्जैनी करमोली भी कह के संबोधित किया गया है। ठीक है ना। एक गढ़वाल वंश की रानी यानी जयचंद्र के वंश से बिलोंग करती है। उनकी पत्नी है कुमार देवी। इनका लेख कौन सा है? सारनाथ। दोस्तों ये पूछा जाता है सारनाथ लेख किसका है, तो अक्सर लोग किसका बता देते हैं? अशोक का है। लेकिन जो सारनाथ लेख है वो किसका है? कुमार देवी का है। कुमार देवी है। और ये कुमार देवी कौन है? ये गहड़ वंश की महारानी है। और इसी लेख में अशोक को धर्मोशोक कहा गया है। ठीक है ना। ये लाइन अपने आप में बहुत ज़्यादा रिपीटेड है, इसलिए इसको एक बार फिर से देख लीजिएगा। ये बहुत पूछा जाता है। कौन सा? कुमार देवी। ऐसे पूछा जाता है सारनाथ लेख किसका है, तो अक्सर लोग क्या बता देते हैं? सारनाथ लेख किसका है? कुमार देवी का। बौद्ध ग्रंथ दीपवंश और महावंश के अनुसार बिंदुसार के 16 पत्नियां थी। ठीक है ना। और 101 पुत्र थे, और जिसमें यह कहा जाता है कि अशोक उनमें सबसे शक्तिशाली था। ठीक है। अशोक के जो सगे भाई का नाम था वो विगताशोक था, जो बौद्ध सन्यासी हो गया था। ठीक है। अशोकावादन में अशोक की माँ का नाम सुभद्रांगी बताया गया है। और ये सुभद्रांगी जो है चंपा, ठीक है ना, ब्राह्मण की पुत्री थी। ब्राह्मण की पुत्री थी। कहाँ की? चंपा। चंपा आप जानते हैं। अशोक की पत्नियों के नाम भी इसी में उल्लेख मिलते हैं। बौद्ध ग्रंथों में क्या मिलता है? इसमें खासकर जो महत्वपूर्ण है वो अभिलेखी प्रमाण पूछे जाते हैं। जैसे अशोक की पत्नी का जो नाम मिलता है अभिलेखी है, यानी जो अभिलेख में मिलता है वो तिस्य रक्षिता के नाम मिलता है। ठीक है ना। तो सॉरी, कारवाकी का नाम मिलता है। अशोक की इकलौती पत्नी जिसका नाम अभिलेखों में मिलता है वो कारवाकी का नाम मिलता है। जबकि उसका जो पुत्र तीवर था, तीवर का भी उल्लेख मिलता है। देखिएगा तिब्बती लेखों से कुछ और भी जानकारी मिलती है। क्या मिलती है? कि अशोक का एक पुत्र का नाम कुस्तन था। क्या नाम था? कुस्तन। और इसके जन्म के समय भविष्यवाणी की गई कि ये अशोक के जीवित रहते हुए शासक बनेगा। तो अशोक को लगा कि अगर ऐसा हुआ तो जाहिर सी बात है वो हमको कैद करके या जेल में डाल के ही गद्दी पर बैठेगा। ऐसे हालात में कुस्तन को राज्य के बाहर फेंकवा दिया जाता है। ठीक है ना।
और बाद में ये कहा गया कि ये खोतान का शासक बना। किसका बना? खोतान का। अब इसका नाम कुस्तन क्यों पड़ा? कुस्तन नाम पड़ने के पीछे कारण ये था कि इसको माँ ने स्तनपान नहीं कराया था, इसीलिए इसका नाम कुस्तन पड़ा। ठीक है, यानी स्तनपान ना करने के कारण इसका नाम कुस्तन पड़ा। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक की 2 पुत्रियों के नाम मिलते हैं, जिनमें से एक संघमित्रा है और दूसरा चारवाकी है। अब संघमित्रा तो कहाँ चली गई थी? श्रीलंका चली गई, और चारवाकी का नाम अभिलेखों में मिलता है। चारवाकी का विवाह देवपाल से हुआ था। किससे? देवपाल से। और नेपाल में जब अशोक देव वहां पर गए थे तो देवपत्तन नामक नगर बसाया था, और यहीं पर ललित पत्तन नामक नगर की स्थापना भी की थी। वो 4 ऐसे अभिलेख हैं जिसमें अशोक का नाम मिलता है। पहला है मास्की, गुर्जरा, नेत्तूर और उड़नगोलन। ठीक है, तो ये प्रश्न पूछे जाते हैं, और इसमें हाँ, कलिंग विजय के बारे में देखिएगा। कलिंग विजय आखिर रोमिला थापर ने इस पर लिखा कि कलिंग ये उड़ीसा वाला क्षेत्र था, और यहां पर व्यापार बहुत समृद्ध था, और जाहिर सी बात है कि इस पर अशोक की नज़र लगातार लगी हुई थी कि इस पर अधिकार कैसे किया जाए। तो मुख्य कारण क्या था? समृद्ध व्यापार के कारण कलिंग पर आक्रमण किया गया। लेकिन इसके साथ साथ संपूर्ण भारत पर सम्राट अशोक का कब्जा लगभग हो चुका था। ऐसी अवस्था में, यानी पूरे भारत का सम्राट वो कैसे कहा जा सकता है जब एक क्षेत्र पर दूसरे राजवंश का अधिकार है? तो जाहिर सी बात है, संपूर्ण भारत पर, अखंड भारत का निर्माण करने के लिए और व्यापारिक मार्ग को अपने कब्जे में लेने के लिए अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। कहा जाता है कि राज्याभिषेक के 8वें वर्ष वो राज्य प्राप्त, ठीक है ना, राज्य प्राप्त के 13वें वर्ष और 261 ईसा पूर्व में उसने क्या किया? कलिंग पर आक्रमण किया। ठीक है ना, कलिंग को जीत लिया। और जीतने के बाद अशोक की गलती यही थी कि जीतने के बाद वो उसी युद्ध भूमि में पहुंचे। कहाँ पर? जहाँ पर महिलाएं विलख रही थी, अपने अपने परिजन के शोक व्यक्त कर रही थी, रो रही थी। और जाहिर सी बात है, उन महिलाओं की जो चीख पुकार थी वो अशोक के हृदय को झकझोर दे, और अशोक को लगा कि वाकई में हमने इन मृत शरीरों पर विजय प्राप्त की, किसी के दिलों में प्राप्त नहीं की। और यहीं से अशोक क्या करता है? अपनी तलवार को त्याग देता है। ठीक है ना। खैर, जब उड़ीसा को जीत लिया तो उत्तरी केंद्र की इसने राजधानी तोशाली बनाई और दक्षिणी केंद्र की राजधानी जोगढ़ बनाई। ठीक है ना, यहां पर उसने 2 राजधानियां बनाई। और जहां पर कलिंग युद्ध हुआ था, यहीं पर शांति स्तूप निर्मित किया। फिर यह कहा जाता है कि दीपवंश के अनुसार निग्रोध बालक के प्रवचनों को सुनकर अशोक ने क्या कर दिया? बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। कौन सा ग्रंथ? दीपवंश। और बालक कौन सा है? निग्रोध, बौद्ध धर्म। अशोक के बड़े भाई सुमन का यह पुत्र था जो 7 वर्ष की आयु में क्या है? बौद्ध भिक्षु बन गया था। दिव्यावदान के अनुसार, दिव्यावदान क्या कहता है कि बाल पंडित नामक बौद्ध भिक्षु से प्रभावित होने के बाद उसने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। ह्वेनसांग क्या बताता है? ह्वेनसांग और कुछ अनुश्रुतियां हैं, यानी सुनी सुनाई बातें, जिसमें यह कहा गया कि अशोक ने बौद्ध धर्म में दीक्षा उपगुप्त से लिया था और बाद में किसके प्रभाव में आ गया? मुगल पुत्र तिस्य के प्रभाव में आ गया। यह कहा, महावंश में भी जानकारी मिलती है कि अशोक बौद्ध धर्म ग्रहण करने से पहले लगभग 60,000 ब्राह्मणों को भोजन
करवाता था। कल्हड़ है जो इन्होंने कश्मीर का इतिहास लिखा है, उसमें उनकी पुस्तक का नाम है राजतरंगिणी। इसमें भी अशोक को शिव का अनुयायी बताया है। अशोक के समकालीन जो चीन का शासक था वो शी हांटी। ये कहा जाता है शी हांटी के समय में ही शकों ने चीन पर लगातार आक्रमण करते थे, रात में लोगों को सोने नहीं देते थे, लूट लेते थे। तो इन हमलों से बचने के लिए 220 ईसा पूर्व में चीन की महान दीवार का निर्माण कराया गया। ठीक है, तो इस तरीके से चीन की महान दीवार का निर्माण भी अशोक सम्राट के मौर्य के बाद कराई गई, क्योंकि आपको पता है कि 232 के बाद 32 तक अशोक सम्राट था और इस चीन की दीवार का निर्माण 220 ईसा पूर्व में कराया गया। दोस्तों, ये वनडे की क्लास समाप्त होती है। कि कैसा लगा? अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिए। थैंक यू। दोस्तों, अगर आपका जीएस कमज़ोर है और बेहतर बनाना चाहते हैं, या जीएस की वजह से आप हर बार 1 या 2 नंबर से रुक जाते हैं, तो एक बार हमारे साथ मिलकर जीएस तैयार करिए। आपकी जीएस बहुत बेहतर हो जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा विस्तार में पढ़ते हैं, डिस्कशन करते हैं, और ताकि डिस्कशन करने का मतलब है कि वो फैक्ट आपको याद रखें। जैसे परसिस्ट पर्वन की घटना आपको याद रहेगी पूरे जीवन। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक।